हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपको सब टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो वॉइसेस के ऊपर होने वाला है। वॉइसेस यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को किस में चेंज किया जाता है, पैसिव वॉइस में। पहले ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए, एक्टिव वॉइस उन वाली सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को कहते हैं जहां पर सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करने वाला, अब एक्शन परफॉर्म कौन करता है? सब्जेक्ट। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, फिर उसके बाद वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस। अब आप कहेंगे कि लास्ट हमने जितने भी वीडियोस देखी हैं टेंसेस की, उनका स्ट्रक्चर तो ऐसा ही था। आप कोई भी टेंस उठा के चलो, चाहे प्रेजेंट सिंपल था, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, या पास्ट की कोई फॉर्म थी स्टूडेंट्स, सारी की सारी टेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसा ही तो था। सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, देन स्टूडेंट्स वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थी, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकेंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, ऐसे था, और ऑब्जेक्ट था। लेकिन हम साथ ही साथ एक सेंटेंस को पैसिव स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर यानी कि जहां पर काम जिसने किया हो, यानी कि सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसे सेंटेंस के आखिर में डाल दिया जाता है। अब सब्जेक्ट को अगर वर्ब के बाद कर लिया जाए तो वो सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं ना, तो वो सेंटेंस का जस्ट एक एजेंट बन जाता है। एजेंट यानी कि सारा का सारा स्ट्रेस वर्ब के ऊपर चला जाता है और सब्जेक्ट की जगह पे एक नया सब्जेक्ट आता है। वो सब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव कर रहा था, अब उसे हम सेंटेंस की जगह पर रख देते हैं। क्योंकि एक्शन रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पर हम सेंटेंस की बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा, परफॉर्मर पहले होगा, फिर वर्ब होगा, और फिर एक्शन को रिसीव करने वाला अगर होगा तो उसे कहा जाएगा एक्टिव वॉइस। लेकिन सेम उसी तरह अगर परफॉर्मर की जगह पर एक्शन को रिसीव करने वाला पहले होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले होगा, फिर वर्ब होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मतलब बीच में वर्ब, तो जो वर्ब है वो तो सेंट्रल पोजीशन ही लेगा, बस लास्ट में यहां पर एक्शन रिसीव करने वाले की जगह पर हमारे पास स्टूडेंट्स एजेंट आ जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल से पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द कैट चेस्ड द माउस। द कैट चेस्ड द माउस में आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्शन परफॉर्म जो हो रहा है वो कैट के द्वारा हो रहा है, यानी कि जो द कैट है वो मेरा क्या है? सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो चेज किया गया था, जो काम किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, और द माउस हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जिसे चेज किया जाता है वही तो ऑब्जेक्ट होगा ना। ये जो सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, इस सेंटेंस को कहा जाता है एक्टिव वॉइस, है ना? ये आ गया एक्टिव वॉइस। लेकिन एक्टिव वॉइस से हम सेंटेंस को पैसिव में लेके आएंगे। अब पैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, यानी कि जो द माउस था उसे सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाओ। अब ये द माउस यहां से आ जाएगा द कैट की जगह पर, तो यहां पर हम शुरुआत में क्या लिखेंगे? द माउस। ओके, अब द माउस लगा है, जब एक्टिव फॉर्म होगी हमारे पास कभी हेल्पिंग वर्ब होगा, कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन जब भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लिया जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये चीज याद रखना कि आपके पास एक्टिव में वर्ब है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पैसिव में हमारे पास हमेशा हेल्पिंग वर्ब होना ही होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी आगे आगे लेक्चर में कि कौन से वाले सेंटेंस में कौन सा वाला वर्ब लगेगा।
क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म चेस्ड का इस्तेमाल किया गया है। देखिए काफी सारे बच्चे तो यहां पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे हुई। अगर सेंटेंस में ईडी वाली फॉर्म विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो स्टूडेंट सेकंड फॉर्म होती है। हाँ, अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा होता तब ये थर्ड फॉर्म हो सकती थी, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ईडी वाली फॉर्म मेरे पास सेकंड फॉर्म है। ओके, अब एक्टिव से जब मैं सेंटेंस को पैसिव में लेके आऊंगी तो यहां पर जो मेरा वर्ब है चेस्ड, इसका बन जाएगा स्टूडेंट्स वॉज चेस्ड। द माउस वॉज चेस्ड। अब माउस को चेज किया जा रहा था, किसके द्वारा चेज किया जा रहा था? कैट के द्वारा। तो मैं लिखूंगी बाय द कैट। तो ये आ गया हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब एंड देन हमारे पास एजेंट आता है। इनफैक्ट ये जो हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर होता है ना, यहां पर एजेंट की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर मैं सेंटेंस को बस इतना सा लिख लेती ना कि जो एक्शन हुआ था वो माउस के ऊपर क्या एक्शन हुआ था, इतने में ही सेंटेंस हमारा पैसिव में आ जाता। बाय द कैट ना भी लिखती तो भी सेंटेंस कंप्लीट पैसिव ही मीनिंग दे रहा था। अब सुनिएगा, अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। आपने गाना तो सुना ही होगा कि दिल गलती कर बैठा है, और उसकी नेक्स्ट लाइन क्या है स्टूडेंट्स? गलती कर बैठा है दिल। दिल ने की है गलती। अब दिल ने जो काम किया है वो काम है स्टूडेंट्स गलती का, और वो गलती करने वाला जो था वो दिल था। अब मैं अगर इसी सेंटेंस को पैसिव में लेके आऊं तो क्या आ जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या था? गलती। तो पहले लिखेंगे गलती कर बैठा है दिल। तो अगर आपने ये गाना सुना है तो आपके पास एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल ऑलरेडी मौजूद है एक्टिव पैसिव की। चलिए दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब दे आर प्लेइंग फुटबॉल में हमारे पास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है स्टूडेंट्स दे, है ना? दे आ गया सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है दे, क्योंकि खेलने का काम तो वो कर रहे हैं ना जो भी थर्ड पर्सन है। अब खेल क्या रहे हैं? जो खेल रहे हैं वही मेरा ऑब्जेक्ट होगा, है ना? अब मैंने जैसे आपको ऊपर एग्जांपल में ऑलरेडी बताया कि सेंटेंस को जब हमें एक्टिव से पैसिव में लेके आना है तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाएगा। फुटबॉल आ जाएगा दे की जगह पे, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स? फुटबॉल। फुटबॉल। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास सेंटेंस होगा ना, सेंटेंस में ऐसे होगा सब्जेक्ट होगा, देन स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ब होगा, एंड देन होगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर हमें पता है यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाएगा एजेंट बनकर। ब्रैकेट में मैं सब्जेक्ट लिख लेती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो भी वर्ब होगा जब वो नीचे आएगा तो वो अपने साथ पहले वर्ब की बी फॉर्म को लेके आएगा, और जो वर्ब जो भी ऊपर होगा वो स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर ही लिखा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव में जाएगा तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आएगी बी फॉर्म, देन आएगा हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारे पास स्टूडेंट्स एजेंट लगेगा, जिसमें सिंपली एजेंट का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट के साथ बाई लगा दो, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हुआ है तो इसके साथ बाई लगेगा। सेम वैसे ही देखो, दे की जगह पे आ गया फुटबॉल, और दे को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना था तो इसे ऑब्जेक्ट बनना पड़ा, यहां पर लास्ट में बन जाएगा बाय देम। लेकिन इस बीच में इस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर ऐसे ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब ऊपर कौन सा है? आर, और आर के लिए मेरे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है। एक होता है इज, एक है एम और एक है आर, क्योंकि आर वाली हेल्पिंग वर्ब के पास 3 और मेंबर्स भी है फैमिली में, इज, एम, आर।
प्लूरल होगा तो आर आएगा, सिंगुलर होगा तो इज आएगा, और अगर आई होगा तो आएगा स्टूडेंट्स एम। क्योंकि यहां पर मेरे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में जबरदस्ती आर थोड़ी ना लगाऊंगी, सिंगुलर के साथ तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर जाएगा, दैट इज यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स इज। फुटबॉल इज, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आया, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही आया, और कोई प्रेजेंट का पास्ट नहीं बनाया मैंने वही जो प्रेजेंट फॉर्म में था उसी को रखा हुआ है। अगर इधर पास्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होता तो नीचे भी पास्ट फॉर्म का आता, बस ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। अब वर्ब जो हमारे पास ऊपर है ये स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव फॉर्म का वर्ब है, दिस इज प्रोग्रेसिव वर्ब। प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जब ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये पैसिव में आएगा तो इसका बन जाएगा स्टूडेंट्स बीइंग प्लेड। यहां पर क्या बन जाएगा, बीइंग प्लेड। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वर्ब जो भी हमारे पास होगा वो आ जाएगा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसके साथ वर्ब की वर्ब की कोई बी फॉर्म लगानी है। ये बी फॉर्म क्या होती है, जरा इस बी फॉर्म को समझते हैं कि वर्ब की ये बी फॉर्म में आपको क्या बता रही हूं। देखिए जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना, बी बेसिकली कौन सी वाली फॉर्म है स्टूडेंट्स, बेस फॉर्म। बी इज द बेस फॉर्म। ये जो बेस फॉर्म होती है, इस बेस फॉर्म के आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है स्टूडेंट्स इज, एम और आर। मतलब इज, एम, आर किसकी प्रेजेंट फॉर्म है, तो आंसर शुड बी कि ये बी की फॉर्म है। इज, एम, आर कुछ नहीं बल्कि बी की फर्स्ट फॉर्म है। इसके अलावा हमारी पास जो वर्ब की इसके अलावा बी की ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो होती है वॉज या वर। मतलब इज, एम, आर अगर प्रेजेंट है तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज वर। लेकिन वॉज वर का भी ओरिजिन बी से ही हुआ है। इज, एम, आर भी कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, बी, और वॉज वर भी कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, बी। जो ये V3 फॉर्म है, इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स बीन। ये भी इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, बीन आ गई थर्ड फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म इन सब की होती है स्टूडेंट्स बीइंग। फोर्थ फॉर्म इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, बीइंग। तो ये आ गया बी वाला। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर यही चीज बता रही थी कि जब भी हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लेके आते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। वर्ब को हम उसी जगह पे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, चेंज। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगा लेकिन उसके साथ बी की कोई फॉर्म आएगी। अब बी की फॉर्म यानी कि उस वर्ब के साथ या तो मैं इज, एम, आर लगाऊंगी, या तो उस वर्ब से पहले मैं वॉज वर लगाऊंगी, या तो उस वर्ब से पहले मैं बीन लगाऊंगी, या तो उससे पहले स्टूडेंट्स बीइंग लगेगा। वही इस एग्जाम्पल में भी किया कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस को हमने कैसे कर दिया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। प्लेइंग तो थर्ड फॉर्म में गया लेकिन वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म यहां पर आ गई, बी वाली फॉर्म। अब बी की कहां पर कौन सी वाली फॉर्म आएगी ये हम सब समझेंगे, अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन चल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द पुलिस कॉट द थीफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि द पुलिस कॉट द थीफ। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहां पर अगेन वैसे ही करना है। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट समझो, काम करने वाला कौन है स्टूडेंट्स, द पुलिस। ये आ गया सब्जेक्ट। पुलिस ने किसी को पकड़ा है, अब किसे पकड़ा है, चोर को पकड़ा है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस का वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, कॉट। कॉट इज द वर्ब। और वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, कैच होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कैच की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कॉट। अब ये सेकंड फॉर्म है,
थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बनने के लिए इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब आता है तो वो सेकंड फॉर्म का वर्ब होता है। द पुलिस कॉट द थीफ का जो पैसिव फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा कि द thief was caught by the police. The thief was caught by the police. और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब सेंटेंस को पैसिव में लेके आओगे तो आप ये बाय द पुलिस लगाओ या ना लगाओ एक बराबर, तभी मैंने अभी से ब्रैकेट में रख दिया कि अगर इसके बिना भी अगर आप देखो ना तो भी सेंटेंस पैसिव है, और इसे लगा के भी देख लो तो भी सेंटेंस हमारे पास पैसिव ही बनता है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम वॉइसेस वाले टॉपिक का एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जहां पर एक्टिव वॉइस वो होता है जहां पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस में एक्शन जो परफॉर्म जिसके ऊपर किया होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। फिर उसके बाद पैसिव में टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, और लास्ट में आप बाई सब्जेक्ट लगाओ, एजेंट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। ओके, अब इसे क्लैरिटी के साथ समझते हैं। अभी तक बेसिक्स था, अब हम इसे और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, या तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जहां पर लिखा होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद कीजिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जनरली प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में होती है ना, और वहां पर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे पैसिव? तो जब ये सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस एक्टिव से पैसिव फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे, देखिए ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव। अब एक्टिव से जब इसे पैसिव फॉर्म में आना है स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा? इसे मैं रब कर देती हूं यहां से, है ना। सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा? सब्जेक्ट की जगह पे आ गया जी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अब मैंने कहा था कि पैसिव फॉर्म जब भी बनेगी तो हमारे पास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और कहां से लगेगा, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारे पास वर्ब होगा, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म का हो या सेकंड फॉर्म का हो, वो जब चेंज होगा तो वर्ब हमेशा कौन सी वाली फॉर्म में जाएगा? थर्ड फॉर्म में। और वर्ब जब भी थर्ड फॉर्म में जाएगा वो अपने साथ कोई बी वाला फॉर्म तो लेके आएगा ही ना वर्ब का, वही एज हेल्पिंग वर्ब यहां पर लग जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर हम सब्जेक्ट को बाई सब्जेक्ट लिख देंगे, और ये मैं आपको बता चुकी हूं कि अब ये हम बाई सब्जेक्ट लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेंटेंस में। सेंटेंस तो भी मीनिंग इतने से भी सेंटेंस बराबर मीनिंग दे रहा है, और इसको भी लगा दोगे तो बराबर ही मीनिंग देगा। ऐसे भी पैसिव है, इसे लगा के भी वो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव ही होगा। ये है एक केस चेंज करने वाला। सेकंड केस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखो, पहले में हमने क्या पढ़ा कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है, डायरेक्टली वर्ब था, और फिर क्या था? ऑब्जेक्ट। लेकिन सेंटेंस में वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो हो सकता है ना, ये वही हेल्पिंग वर्ब वाला केस देखेंगे। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट की जगह पर कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये की फीचर है हमारे पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट की जगह पे कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर ऊपर जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा उसी की फैमिली का कोई सिंगुलर, प्लूरल या स्पेशल केस वाला हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगा। बस फर्क ये है, ऊपर का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा था, लेकिन नीचे का हेल्पिंग वर्ब अब आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन वर्ब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि वर्ब जब भी आएगा तो थर्ड फॉर्म में जाएगा, प्लस उसके साथ बी वाली कोई फॉर्म होगी। एंड साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में क्या आएगा? बचा हुआ सब्जेक्ट, जिसके साथ क्या लग जाएगा? बाय सब्जेक्ट। अब इसे आप स्टूडेंट्स एजेंट बोलो या स्टूडेंट्स बाय सब्जेक्ट बोलो,
एक ही चीज है और लिखो ना लिखो एक बराबर, हमारा मीनिंग यहीं से जनरेट हो जाएगा। ये आ गया हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जब भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में जाता है तो सबसे पहले हमारे पास जिस चीज में चेंज आता है वो कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट होके, जो सब्जेक्ट पहले वर्ब के लेफ्ट साइड में था अब वो वर्ब के राइट साइड में चला जाएगा। मतलब वो अपनी सब्जेक्टिव पोजीशन छोड़ के ऑब्जेक्टिव पोजीशन ले लेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट था अब वो अपनी ऑब्जेक्ट की जगह से शिफ्ट होकर वर्ब के लेफ्ट साइड आ जाएगा और स्टूडेंट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो सबसे पहले चेंजेस इन्हीं दोनों चीजों में आएंगे, यानी कि हमारे पास होने वाला है कुछ ऐसा कुछ होने वाला है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट था स्टूडेंट्स वो ले लेगा किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट वाली, या वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा सब्जेक्ट की पोजीशन पे। यही दोनों तो है जो अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे वॉइसेस में। देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल्स में समझाया था कि ये वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था दे और ऑब्जेक्ट क्या था स्टूडेंट्स? फुटबॉल। अब फुटबॉल एज अ नाउन जब वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पर आया तो वो फुटबॉल ही रहा, लेकिन जब दे ऑब्जेक्ट की जगह पर गया तो हमने बाय दे नहीं लिखा, उसकी जगह पे हमने बाय देम लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। अब वैसे ही हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन सी फॉर्म ले लेंगे ये देख लेते हैं। देखिए जब भी हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर या प्लूरल होगा स्टूडेंट्स, तो वो आगे जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो भी वो स्टूडेंट सेम ही रहेगा, यानी कि नाउन सिंगुलर या नाउन प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। आई जो था वो जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसका बन जाएगा मी, वी का बन जाएगा अस, यू का रहेगा यू, ही का बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा हर, क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव वर्ड्स है, सारे सब्जेक्टिव वर्ड्स है, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। इट का बनेगा स्टूडेंट्स इट और दे का बन जाएगा स्टूडेंट्स देम। ये सारी हमारे पास सेंटेंस के अंदर चेंजेस आने वाली हैं, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम कॉल्ड मी। देखो सब्जेक्ट कौन? राम, राम इज द सब्जेक्ट। कॉल्ड क्या आ गया स्टूडेंट्स? वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और मी क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। क्योंकि यहां का सब्जेक्ट राम है यानी कि नाउन है, तो नाउन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टूडेंट्स वो सेम नाउन राम का आगे भी राम ही रहेगा। मतलब राम ने ये किया तो पैसिव में ऐसे ही बनेगा कि राम के द्वारा ये हुआ, तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स बाई राम। राम का हम शामनी बना देंगे, है ना। लेकिन जो काम मुझ पे हुआ, राम कॉल्ड मी, मी देखो यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा ना, तो ये मी जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा, मी का बन जाएगा आई। नाउन का नाउन ही रहा लेकिन प्रोनाउन हमारे पास चेंज हो गया। देखिए आई का बनेगा मी, लेकिन मी का रिवर्स हो जाएगा, मी का आई बनेगा। मी जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका आई बनेगा। वी का बनेगा अस और अस का बन जाएगा वी। यू का तो यू ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट भी यू, ऑब्जेक्ट भी यू। ही का बन जाएगा हिम और हिम का बन जाएगा ही। शी का बन जाएगा हर
और हर का बन जाएगा शी। इट का रहेगा इट, दे का बन जाएगा देम और देम का बन जाएगा स्टूडेंट्स दे। ये चेंजेस आएंगी हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट में। इसके अलावा यहां पर देखिए आई कॉल्ड राम, सब्जेक्ट आ गया आई, ऑब्जेक्ट आ गया राम। तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर राम को जब मैं ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाऊंगी राम राम ही रहेगा, लेकिन आई का बन जाएगा स्टूडेंट्स बाई मी, क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज हो जाएगा और इसका बन जाएगा बाई मी। ठीक है, अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही सीखा है तो यही करेंगे। अभी नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगी वर्ब कैसे चेंज होगा। इसके अलावा हमारे पास है स्टूडेंट्स दे प्ले क्रिकेट। अब दे इज द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना है तो बन जाएगा बाई देम, और क्रिकेट का आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो क्रिकेट का क्या बन जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी वर इनवाइटिंग देम, वी वर इनवाइटिंग देम। वी का बन जाएगा स्टूडेंट्स बाय अस और देम का बन जाएगा स्टूडेंट्स दे। बीच में वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज आएगा ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये आई होप कि आपको सब्जेक्ट को चेंज करना आया होगा कि कौन सा वाला सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट को जब हमें सब्जेक्ट में लाना होता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती है। अब आगे नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा ये समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि आप प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब को पास्ट नहीं बनाओगे, आप प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रखोगे, पास्ट को पास्ट ही रखोगे। देखिए इज एम आर जब चेंज होगा तो वो चेंज होके भी इज एम आर में से ही कुछ लेगा, लेकिन पहले जो हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता था। अब जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पैसिव के सब्जेक्ट यानी पैसिव में सब्जेक्ट की पोजीशन लेने वाले ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। वॉज या वर स्टूडेंट्स हमारे पास वॉज या वर का बन जाएगा अगेन वॉज या वर। हैज या हैव का बन जाएगा हैज या हैव, ही दोनों में से कोई एक आएगा। देन हैड का भी रहेगा स्टूडेंट्स हैड। डू डज, लेकिन ध्यान रहे जब भी हमारे पास एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू डज होगा तो जब भी पैसिव में जाएगा तो डू डज नहीं आएगा, वहां पर उसकी जगह पर आएगा स्टूडेंट्स इज एम आर। जब पैसिव में जब हमारे पास एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होगा डिड तो डिड का बन जाएगा स्टूडेंट्स वॉज या वर। डू डज का बन जाएगा इज एम आर और डिड का बन जाएगा स्टूडेंट्स वॉज वर। ठीक है, मतलब ये दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो कभी भी आपको पैसिव फॉर्म में नहीं देखने को मिलेंगे। पैसिव फॉर्म में इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड यही देखने को मिलता है। इसके अलावा मॉडल्स स्टूडेंट्स जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कोई मॉडल इस्तेमाल हुआ है कैन कुड मे माइट विल शैल वुड शुड ought to must need to used to have to कोई भी मॉडल इस्तेमाल हुआ है तो जब आप उसे पैसिव में चेंज करेंगे ना तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर एक्टिव फॉर्म में कैन का इस्तेमाल हुआ था तो पैसिव में कैन का हम कैन ही रखेंगे। अगर एक्टिव में कुड इस्तेमाल हुआ था तो कुड आएगा। अगर यहाँ पे विल इस्तेमाल हुआ था तो पैसिव में भी क्या आ जाएगा विल ही आ जाएगा। बस फर्क इतना कि पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता था, अब पैसिव में सब्जेक्ट की जगह जिस ऑब्जेक्ट ने ली हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है शी इज मेकिंग नोट्स। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो पता है आपको। शी आ गई सब्जेक्ट जबकि नोट्स क्या आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे आना है। तो शी की जगह यहां पर कौन लेगा? अब शी की जगह स्टूडेंट्स यहां पर कौन ले लेगा? नोट्स। हाँ, शी के साथ लिखा था इज, शी के साथ लिखा था इज, तो
तो पैसिव में नोट्स है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन प्लूरल के साथ मैं इज तो नहीं लगाऊंगी। प्लूरल के साथ इज की फैमिली में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है? एक है इज, एक है एम, एक है आर। अब प्लूरल के साथ तो आर लगता है ना, तो शी के साथ इज लग गया, नोट्स के साथ लगाऊंगी स्टूडेंट्स आर। वहीं पे अगर यहां पर नोट्स की जगह पर अगर आई होता तो मैं आई के साथ एम लिखती। ये समझाना चाहती हूं मैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले था एक्टिव वॉइस में, लेकिन अब पैसिव में जो मेरे पास नया सब्जेक्ट आया है ना, जो पहले ऑब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये एग्जाम्पल देख लो, दे वर, दे के साथ लगा है वर, लेकिन दे की जगह यहां पर कौन लेगा? मेरा ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी जब दे की जगह लेगा तो मी का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? आई। अब दे के साथ था वर, लेकिन आई के साथ वर थोड़ी ना लगेगा, वर लगाना गलत हो जाएगा। वर के पास भी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है वॉज, एक है वर, तो आई के साथ स्टूडेंट्स हम वॉज लगाएंगे, वर नहीं। बस हमने सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट देखना है हेल्पिंग वर्ब में। ये एग्जाम्पल देखो, शिखा कैन डू इट। शिखा के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो कौन सा है? कैन। कैन मॉडल है, मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शिखा की जगह पे यहां पर इट आ जाएगा, जो पहले मेरा ऑब्जेक्ट था इट आ जाएगा, लेकिन इट के साथ भी कैन ही रहेगा। दे होता तो दे के साथ भी कैन आता, चिल्ड्रन होता चिल्ड्रन के साथ भी कैन आता, आई होता आई के साथ भी कैन आता। या अगर हम एक और एग्जाम्पल लिखें जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम डू या डज नॉट को लेके चलते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूं कि आई डू नॉट लाइक पिज्जा। आई डू नॉट लाइक पिज्जा। इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो कौन है स्टूडेंट्स? आई। लेकिन जब भी पैसिव में आएगा तो आई की जगह तो मेरा ऑब्जेक्ट लेगा जिसके ऊपर एक्शन हुआ है। लाइक क्या नहीं किया जाता? पिज्जा। पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट। अब आई की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट्स पिज्जा, आई की जगह पे आ गया पिज्जा। डू नॉट लाइक पिज्जा, डू नॉट, अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट जब भी हमारे पास होगा तो उस डू नॉट या डज नॉट का स्टूडेंट इज एम आर बनेगा। डू या डज का बन जाएगा स्टूडेंट्स इज एम आर, और वहीं पे स्टूडेंट्स डिड का बन जाएगा वॉज या वर। अभी हेल्पिंग वर्ब वहां पर डू है, अब डू के साथ डू की जगह पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मेरा नया सब्जेक्ट डिसाइड करेगा जो पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है। ये सिंगुलर है तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स इज नॉट। आई होप इतना सा कॉन्सेप्ट समझ आया। सब्जेक्ट पता लगा, ऑब्जेक्ट पता लगा, एंड साथ में हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है ये भी हमने अभी सीखा। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। कौन सा वाला वर्ब किस फॉर्म में आएगा? देखिए वर्ब का तो पता है कि हर एक वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा, लेकिन उस थर्ड फॉर्म को समझने से पहले हम एक नजर टू बी फॉर्म पे डाल देते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूं टू बी वाला फॉर्म हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ था कि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन एंड फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। बस वही थोड़ा दोहराएंगे वापस से। टू बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो कौन सी होती है? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां पर फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी? इज एम आर। टू बी की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? वॉज या वर। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बीन। फोर्थ फॉर्म कौन सी है? बीइंग। और बेस फॉर्म तो बी खुद है ना, बी खुद कौन सी वाली फॉर्म है? बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म आ गया बीइंग। ठीक है, जब भी हमें वर्ब को चेंज करना है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन उस वर्ब से पहले
कोई ना कोई टू बी फॉर्म लगेगी, बी की कोई ना कोई फॉर्म लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब चेंज होगी तो थर्ड फॉर्म बनेगी, सेकेंड फॉर्म चेंज होगी तो भी थर्ड फॉर्म बनेगी, थर्ड फॉर्म चेंज होगी तो भी थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी थर्ड फॉर्म बनेगी, फोर्थ फॉर्म भी थर्ड फॉर्म बनेगी, और बेस फॉर्म भी है जो स्टूडेंट्स, वो भी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। बस एक चीज का अच्छे से ध्यान देना कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जाएगी तो अपने साथ बी का कोई फॉर्म लेके जाएगी, लेकिन कौन से वाले वर्ब के साथ कौन सा वाला बी का फॉर्म लगने वाला है ये समझिएगा। हर एक वर्ब थर्ड ही फॉर्म में जाएगा, लेकिन जब फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में जाएगा ना तो अपने साथ, क्योंकि ये पहले फर्स्ट फॉर्म था, तो अपने साथ बी की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगा। बी की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टूडेंट्स कौन सी, इज, एम या आर, ये लेके आएगा। फर्स्ट फॉर्म जब भी जाएगी थर्ड फॉर्म बनेगी, लेकिन खुद से पहले इज, एम, आर लगेगा। सेकेंड फॉर्म जब चेंज होके थर्ड फॉर्म बनेगी, सेकेंड फॉर्म चेंज होके जब थर्ड फॉर्म बनेगी तो भी इसके साथ बी की तो फॉर्म लगेगी, लेकिन ये पहले सेकेंड फॉर्म थी ना, तो अब यहां पर बी की भी सेकेंड फॉर्म लगेगी, यानी कि वॉज या वर लगाएंगे आप, तभी तो पहचान में आएगा ना कि ये वर्ब थर्ड फॉर्म का पहले कौन सी वाली फॉर्म में था। जब वर्ब हमारे पास थर्ड फॉर्म का है तो वो थर्ड फॉर्म में जाएगा, लेकिन अपने साथ पहले कौन सी वाली फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म का ही स्टूडेंट्स बी लेके आएगा, दैट इज बीन। फोर्थ फॉर्म जब जाएगा तो आ जाएगा फोर्थ फॉर्म का बी, यानी कि बीइंग, फोर्थ फॉर्म। देखो, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, और बीइंग में भी है आईएनजी। बेस फॉर्म यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी बी फॉर्म, और साथ में लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म और उसके साथ लग जाएगी थर्ड फॉर्म। बी की बेस फॉर्म कौन सी होती है, बी, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म। बस हमने ये पहचानना है कि जो हमारे पास एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसका वर्ब है कौन सा। अब वर्ब पहचान जाएंगे तो वर्ब को थर्ड में लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बी की फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखिए, तो पहली एग्जाम्पल है, अब हमें यह भी पता है सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, हमें ये भी पता है कि वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म किस फॉर्म में जाएगी, हमें ये भी पता है ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। बस यही तीन चीजें चेंज होती है हमारे पास वॉइसेस में, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज सेंटेंस में आगे बढ़ता है। देखिए, वी मेक चीज फ्रॉम मिल्क, इस सेंटेंस का वर्ब है मेक, और वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, मेक है तो फर्स्ट फॉर्म है। चीज, जो चीज बनाई जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, और जो वी है स्टूडेंट्स ये क्या है, सब्जेक्ट। इसे जब हम पैसिव बनाएंगे तो वी की जगह पर क्या लिखेंगे, चीज, चीज। ओके, अब चीज के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म जाएगी तो बनेगी थर्ड फॉर्म, लेकिन अपने पहले लेके आएगी इज, एम, आर में से कुछ। फर्स्ट फॉर्म अपने साथ बी की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगी, ठीक है। तो चीज अपने साथ क्या लेके आएगी स्टूडेंट्स, इज लेके आएगी। ना लगाएंगे एम, ना लगाएंगे आर, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, इज। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, है ना। बाय, वी का तो लास्ट में बन जाएगा बाय अस, लेकिन ये लगाना ना लगाना एक ही बराबर है, तो भी ये पैसिव है। मिल्क तक भी ये पैसिव रहता और बाय अस के साथ भी ये पैसिव ही है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। वी डू नॉट अलो चिल्ड्रन इन द रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट में बच्चों को अलो नहीं करते। देखो, वी डू नॉट अलो, वी इज द सब्जेक्ट, अलो इज द वर्ब, डू नॉट इज द हेल्पिंग वर्ब, चिल्ड्रन आ गया, किसे नहीं अलो किया जा रहा, चिल्ड्रन को, ये आ गया स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट,
और ये आ गया रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कोई मतलब नहीं है, हमें इन 4 वर्ड्स के साथ मतलब है। सब्जेक्ट की जगह लेने कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन होता है प्लूरल। अब प्लूरल में अभी इधर यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। डू नॉट या डज नॉट जब भी चेंज होगा तो बनेगा इज, एम या आर, उसके साथ नॉट लगाऊंगी। चिल्ड्रन है प्लूरल, तो यहां पर डू नॉट का क्या बन जाएगा? आर नॉट। चिल्ड्रन आर नॉट। वर्ब जो है वो कौन सी वाली फॉर्म में आ जाएगा? थर्ड फॉर्म में, तो यहां पर क्या बन जाएगा? अलोड। अलोड। अब देखो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में, साथ में हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर दिया है बी की फॉर्म में। यही तो करना होता है ना, वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेके आओ और इसके साथ कोई बी फॉर्म लगा दो। लगा दिया है तो बन चुका है सेंटेंस पैसिव। और आगे लिखेंगे इन द रेस्टोरेंट बाय अस। फिर वही आ गया बाय अस, लगाओ ना लगाओ एक बात। नेक्स्ट आ गया आई वॉन्ट अ न्यू नोटबुक। आई वॉन्ट न्यू नोटबुक में सेंटेंस में वर्ब क्या है? वॉन्ट, और वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। आई की जगह ले लेगा स्टूडेंट्स कौन? ए न्यू नोटबुक। ए न्यू नोटबुक, इसका क्या बन जाएगा? इज वॉन्टेड। वॉन्ट का क्या बन जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी थर्ड फॉर्म में और अपने साथ बी की कोई फॉर्म लेके जाएगी, बी की फर्स्ट ही फॉर्म लेके जाएगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से आ रहा है ये। ए न्यू नोटबुक था सिंगुलर तो लगा दिया इज। ए न्यू नोटबुक इज वांटेड बाय मी। लिखो ना लिखो एक ही बात। नेक्स्ट शी कॉल्ड मी। शी कॉल्ड मी। अब कॉल्ड वाला जो वर्ब है ये है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म तब तक नहीं होगा जब तक यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज, हैव या हैड ना होगा। तो यहां पर बन जाएगा शी की जगह कौन ले लेगा? मी। मी का जब सब्जेक्ट बनेगा तो बनेगा आई। सेकेंड फॉर्म चेंज होगा तो पहले सेकेंड फॉर्म का बी लेके जाएगा स्टूडेंट्स, यानी यहां पे लगेगा या तो वॉज या तो वर, लेकिन आई के साथ तो वॉज लगेगा ना, आई वॉज। फिर आ जाएगा थर्ड फॉर्म में भी कॉल्ड ही होता है बाय हर। देखो इस कॉल्ड में और इस कॉल्ड में जमीन आसमान का फर्क है। ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के होती है और थर्ड फॉर्म के साथ जरूर हेल्पिंग वर्ब होता है। नेक्स्ट ही वॉज मेकिंग कुकीज फॉर अस। ही वॉज मेकिंग कुकीज फॉर अस। सेंटेंस में वर्ब आ गया स्टूडेंट्स मेकिंग, कुकीज आ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया ही, और हेल्पिंग वर्ब भी दिया है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब दिया है। हेल्पिंग वर्ब को भी इसकी रिस्पेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देखो ही की जगह कौन ले लेगा? कुकीज। ही के साथ तब वॉज, तो कुकीज के साथ क्या आ जाएगा? वर। कुकीज वर। मेकिंग का बन जाएगा बीइंग मेड। कुकीज वर बीइंग मेड फॉर अस बाय हिम। जनरली एजेंट को यहां तो लास्ट में कर दिया जाता है, यहां तो हटा दिया जाता है। नेक्स्ट दे हैव जॉइंड द ऑफिस। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा आप सोचिए कि ये जो वर्ब है जॉइंड, ये कौन सी वाली फॉर्म है? क्या ये सेकेंड फॉर्म है या फिर क्या ये थर्ड फॉर्म है? दे हैव जॉइंड द ऑफिस में जो जॉइंड वाला वर्ब है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा है। हेल्पिंग वर्ब लगा है हैव, तो ये तो थर्ड फॉर्म हुआ ना। दे की जगह ले लेगा स्टूडेंट्स द ऑफिस। द ऑफिस। द ऑफिस आ गया सिंगुलर, दे के साथ था हैव, तो द ऑफिस के साथ क्या आ जाएगा? हैज। द ऑफिस हैज बीन जॉइंड बाय देम। फिर वही बोलूंगी बाय देम ना भी लिखो तो भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बन रहा है। नेक्स्ट आ गया साइंटिस्ट्स
हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट, साइंटिस्ट ने एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया है। फिर डिस्कवर्ड है यहाँ पर, यानी कि स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ में ही है। सेकंड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब में के साथ आती ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइंटिस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, ए न्यू प्लैनेट, ए न्यू प्लैनेट। साइंटिस्ट्स था तो हैव था, न्यू प्लैनेट सिंगुलर है, आ जाएगा हैज बीन डिस्कवर्ड। यहां तक भी रख सकती हूं, लेकिन लिख लेती हूं यहां पे बाय साइंटिस्ट्स, बाय साइंटिस्ट। नेक्स्ट, शी हैड एम्प्टीड द बिन बाय, शी हैड एम्प्टीड द बिन, अच्छा बाय देन लिखा हुआ है, बाय देन यानी कि तब तक, टाइम है ये, टाइम। ओके, शी आ गया स्टूडेंट सब्जेक्ट, एम्प्टीड आ गया अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द बिन आ गया स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या बन जाएगा, शी की जगह कौन ले लेगा स्टूडेंट्स, द बिन। ऊपर हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैड, हैड यानी कि पास्ट, तो हैड का तो हैड ही आएगा ना। हैज या हैव होता तो सिंगुलर प्लूरल देख के लगा सकती थी, लेकिन हैड तो सबके साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी हैड, प्लूरल के साथ भी हैड, तो इधर बन जाएगा द बिन हैड बीन, बीन क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो बीन आएगा, बीन एम्प्टीड, एम्प्टीड वही आ गया ना यहाँ पर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। बस वर्ब की हमारे पास स्टूडेंट्स जो रिस्पेक्टिव फॉर्म है थर्ड फॉर्म टू बी वाली वो यहां पर लगेगी। द बिन हैड बीन एम्प्टीड बाय देन, बाय देन ये टाइम के लिए, बाय हर लिखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, टॉम इज रिपेयरिंग हिज मोबाइल फोन, इज रिपेयरिंग, देखो वर्ब चेंज हुआ तो टोन चेंज हो जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हिज मोबाइल फोन की जगह पे मैं लिख लेती हूं द मोबाइल फोन, पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे हम द लगा सकते हैं, तो इधर आ जाएगा द मोबाइल फोन, द मोबाइल फोन इज है तो मैं इज के लिए क्या क्या होता है, इज एम आर, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज ही लगाऊंगी ना, द मोबाइल फोन इज। अब आईएनजी फॉर्म है यहां पर तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, बीइंग रिपेयर्ड, बीइंग रिपेयर्ड बाय टॉम, द मोबाइल फोन इज बीइंग रिपेयर्ड बाय टॉम। तो ये आ गई हमारे पास एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। We will fix the TV tomorrow. We will fix the TV tomorrow. Fix करना है, क्या fix करना है, TV. Helping verb will है, will is a model. जब भी सेंटेंस में helping verb model होता है ना तो मॉडल के साथ वाला वर्ब हमेशा बेस फॉर्म होता है। ये फर्स्ट फॉर्म जैसा दिखता है लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये बेस फॉर्म है। तो यहां पर we की जगह कौन ले लेगा स्टूडेंट्स, द TV will be आएगा ना, क्योंकि जब भी बेस फॉर्म वाला वर्ब भी जाएगा वो भी थर्ड फॉर्म में ही जाएगा, लेकिन अपने साथ बी की बेस फॉर्म लेके जाएगा और बी की बेस फॉर्म तो बी ही है। द TV will be fixed tomorrow by us. That remains silent, so I will cancel that out. You can wash this shirt at 40 degrees. You can wash this shirt at 40 degrees. तो यहां पर this shirt is the object, यहां पर भी वही है वर्ब की बेस फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगेन यहां पे मॉडल लगा हुआ है, बेस फॉर्म है ये। तो इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, this you की जगह पे क्या आ जाएगा, this shirt can, बेस फॉर्म से पहले क्या आता है, बी वॉश्ड एट 40 डिग्रीज। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स और ये थे इसके बेसिक रूल्स। अभी इसका भी हमें इंटरोगेटिव पार्ट करना है, इंपेरेटिव करना है, लेकिन वो करने से पहले ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क, आप ये दोनों एग्जाम्पल्स करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।